अक्सर कई औरतों की ख्वाहिश होती है कि मर्द उनके लिए चांद लेकर आए, लेकिन एक औरत इनसे बिल्कुल अलग थी। उस औरत ने मर्दों से कभी चांद की गुजारिश नहीं की। उल्टे उसने मर्दों को चांद पर पहुंचने में मदद की और उनको हिफाजत से वापस धरती पर भी लेकर आई। उस महिला का नाम था मार्गरेट हैमिल्टन। मार्गरेट को मर्दों की मदद करने का, उनको सपोर्ट करने का शुरू से ही चस्का था। वो गणित यानी मैथ्स में ग्रेजुएशन कर रही थी। तभी उन्हें MIT द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब मिली। दोस्तों याद रहे, ये 1960 की बात हो रही है। इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हुई थी और औरतों को कभी भी बहुत ऊंचा टेक्निकल काम करने को नहीं मिलता था। वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मार्गरेट हैमिल्टन में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। हाँ, तो हम कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब की बात कर रहे थे। तो मार्गरेट तो मैथ्स में ग्रेजुएशन कर रही थी, उन्हें तो गणित का चस्का था। तो फिर उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब क्यों ली? दरअसल हुआ ये था कि उनके पति महोदय का हार्वर्ड लॉ में एडमिशन हो गया था और उनके पति के पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे। तो मार्गरेट ने सोचा कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब लेंगी, उसकी सैलरी से पति की पढ़ाई में उनको सपोर्ट करेंगी और जब पति की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो वापस मैथ्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगी। हम कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मार्गरेट का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। मार्गरेट का कहना था कि बेटा पढ़ाओ, बेटी तो अपने बल पर पढ़ ही लेगी। मार्गरेट ने 24 साल की उम्र में MIT में लिंकन लैब में कंप्यूटर प्रोग्रामर का जॉब करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम था लॉरेन। एक बार उनके बॉस ने उनको एक कोर्स करने के लिए कई हफ्तों के लिए दूसरे शहर में जाने को कहा। मार्गरेट ने उनसे कहा कि उनकी बच्ची अभी बहुत छोटी है और उनके लिए किसी दूसरे शहर में जाकर कई हफ्ते बिताना संभव नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी की देखभाल करना चाहती हैं। तो उन्होंने बॉस के सामने एक ऑफ़र रखा। उन्होंने कहा कि वो अपने ऑफिस में ही रहते हुए कोर्स की अधिकतर चीज़ें सीख लेंगी। उनके बॉस को तो यह विश्वास नहीं हुआ कि मार्गरेट ऐसा कर पाएंगी, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मार्गरेट की बात उन्होंने मान ली। फिर सारे के सारे लोग, मार्गरेट के साथ काम करने वाले सारे के सारे लोग उस कोर्स को करने चले गए। 8 सप्ताह के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मार्गरेट ने कोर्स की अधिकतर चीज़ें खुद ही सीख ली हैं और जो उनका काम था, सारे लोगों का काम था, उसका भी 2/3 हिस्सा उन्होंने खुद ही कंप्लीट कर लिया है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके कलीग ने उन पर एक कमेंट पास किया। कलीग ने कहा कि तुम्हारे घर में तो एक छोटी सी बेटी है, तुम ये हाई प्रेशर वाला प्रोग्रामर का जॉब कैसे कर पाओगी? तो मार्गरेट ने उस कलीग की आंखों में आंखें डालकर कहा कि देखिए, ऐसा है कि जो काम आपके लिए ज़रूरी है वो आप करें, जो काम मेरे लिए ज़रूरी है वो काम मैं खुद कर लूँगी। यह जवाब सुनकर वो कलीग थोड़ा सा शर्मा गया, थोड़ा सकपका गया। उसके बाद उसने दोबारा मार्गरेट से ऐसा बचकाना सवाल कभी नहीं किया। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने मार्गरेट को मार्गरेट बनाया, वो मार्गरेट बनाया जिसके लिए वो मशहूर हैं। उस समय अमेरिका और रशिया में होड़ लगी हुई थी कि चांद पर पहले कौन पहुंचेगा। तो अमेरिका ने चांद पर पहुंचने के लिए अपोलो स्पेस मिशन बनाया। इस मिशन के बारे में सुनकर मार्गरेट काफ़ी एक्साइटेड हो गई। उन्होंने MIT इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी को ज्वाइन किया, जिसका काम अपोलो मिशन के लिए अपोलो मिशन गाइडेंस कंप्यूटर बनाना था। नासा के अपोलो मिशन में काम करना मार्गरेट के लिए बिल्कुल एक नया अनुभव था। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि नासा में आपको ये इजाज़त थी, आपको ये परमिशन थी कि आप बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछ सकते हैं। नासा में लोगों का मानना था कि बेवकूफ़ बने रहने से अच्छा है कि आप बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछो और अपनी बेवकूफ़ियों को दूर करो। दूसरी बात जो मार्गरेट को नासा में बहुत अच्छी लगी
वो ये कि नासा में इस बात को इनकरेज किया जाता था कि आप गलतियां करें, उनसे सीखें, फिर अपनी गलतियों को ना दोहराएं। क्योंकि नासा में अक्सर ये देखा गया था कि जो लोग कभी गलतियां नहीं करते वो कुछ नया सीख भी नहीं पाते हैं, कुछ नया कर भी नहीं पाते हैं। तो बस मार्गरेट का वहां मन लग गया। मार्गरेट अपोलो मिशन में चांद पर जाने वाली स्पेसशिप के लिए कोड्स बनाने लगी। उन कोड्स को पहले सिमुलेशन में चेक किया जाता था। अब आप पूछेंगे कि सिमुलेशन क्या होता है। सिमुलेशन क्या होता है कि जब हम किसी खतरनाक वातावरण में जाने वाले होते हैं, खतरनाक जगह पर जाने वाले होते हैं जहाँ बहुत तरह तरह का रिस्क आ सकते हैं, तो वहाँ जाने से पहले हम उसके जैसा ही एक कृत्रिम वातावरण यानी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते हैं। और उस कृत्रिम वातावरण में हम पहले से ही जाकर वहाँ चेक करते हैं कि वास्तव में वहाँ जाकर क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। यह कुछ हद तक मॉक टेस्ट की तरह होता है। मॉक टेस्ट आपने दिया होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आपने तैयारी की है तो आपने मॉक टेस्ट जरूर दिया होगा। तो उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि सिमुलेशन बनाते समय हार्डवेयर इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। हार्डवेयर इंजीनियर उस समय किंग हुआ करता था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों को, सॉफ्टवेयर का काम करने वालों को बहुत छोटा समझा जाता था। लेकिन मार्गरेट यह बात समझती थी कि किसी अच्छी चीज़ के लिए, किसी अच्छे मिशन की कामयाबी के लिए सॉफ्टवेयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हार्डवेयर है। आज ये बात हम सभी लोग जानते हैं, पर 1960s में ये बात सिर्फ मार्गरेट जानती थी। तो उनके काम से इम्प्रेस्ड होकर एक बहुत ही सीनियर लेवल के हार्डवेयर इंजीनियर ने सबको बुलाकर नासा में सबके सामने मार्गरेट के काम की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि उन्होंने मार्गरेट से यह सीखा है कि हमारे मिशन में हार्डवेयर जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी सॉफ्टवेयर भी है। उस दिन के बाद से नासा में सभी लोग सॉफ्टवेयर के काम को भी बहुत इज्जत की दृष्टि से देखने लगे। उन्हीं दिनों मार्गरेट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस वर्ड को भी बनाया, इस वर्ड को भी कॉइन किया। तो आज जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, $400 बिलियन की, तो दोस्तों याद रखें कि दिस इंडस्ट्री डिडंट हैव ए फादर, इट हैड ए मदर। और वो मदर थी मार्गरेट हैमिल्टन। उन्होंने ही इस शब्द को बनाया, इस इंडस्ट्री का नामकरण किया और इस इंडस्ट्री को शुरू में इज्जत दिलाई। अपोलो मिशन में काम करते करते मार्गरेट को ये बात तो समझ में आ गई कि जो ये काम कर रही है वो बहुत ही खतरों से भरा हुआ है और इसमें किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए मार्गरेट छोटे से छोटे खतरे को भी कभी इग्नोर नहीं करती थी। वो हर काम को बहुत ही सावधानी से करती थी। मार्गरेट की छोटी बेटी लॉरेंस से तो हम मिल ही चुके हैं। तो मार्गरेट जब भी ऑफिस आती थी तो चूँकि वो मदर थी तो वो अपनी बच्ची को भी साथ ले आती थी। बच्ची खेलती रहती थी और मार्गरेट अपना काम करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि खेलते खेलते लॉरेन ने गलती से कंट्रोल पैनल पे PO1 नाम का बटन दबा दिया। इस बटन के दबाते ही पूरा का पूरा सिमुलेटर क्रैश कर गया। अब मार्गरेट ने सोचा कि ये गलती तो वहाँ स्पेस में एस्ट्रोनॉट से भी हो सकती है, तो पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ भी क्रैश कर जाएगा। और अगर पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर गया तो फिर हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये धरती पर वापस तो नहीं आ पाएंगे। तो मार्गरेट ने अपना ये कंसर्न, अपनी ये बात अपने सीनियर्स से शेयर की। उनके सीनियर्स को लगा कि ये कल की छोकरी हमें बताएगी कि क्या हो सकता है। भाई हमारे एस्ट्रोनॉट्स तो बहुत पुराने हैं, बहुत ही वेल ट्रेंड हैं, उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती है। लेकिन मार्गरेट को डर था कि उन लोगों से ये गलती हो सकती है। इसलिए वो एक एरर चेकिंग कोड बनाना चाहती थी कि अगर सिस्टम क्रैश भी कर जाए तो उस सिस्टम को बचाया जा सके। लेकिन उनके सीनियर्स को लगा कि ये बेकार में डर रही हैं और वो कोई नया कोड जोड़ के अपने काम को बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद वही हुआ जिसका डर मार्गरेट को था। 1968 में क्रिसमस के समय अपोलो 8 मिशन
चांद के पास पहुंच गया था। उस मिशन का यह पर्पस था कि वो चांद का चक्कर लगाए और चांद के बारे में जानकारियां इकट्ठा करें, ताकि जब एक मैंड मिशन चांद पे जाए तो उसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। तभी उनमें से एक एस्ट्रोनॉट था जिम लॉवेल, उसने गलती से वो PO बटन दबा दिया। बटन दबाते ही पूरा का पूरा नेविगेशन डेटा डिलीट हो गया और वो जो मून मिशन था वो खतरे में आ गया। अब इस नेविगेशन डेटा के बिना वो एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर नहीं आ सकते थे। तो मार्गरेट को तो पता ही था कि ये गलती हो सकती है, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ 8 इंच मोटी प्रोग्रामिंग लिस्टिंग को स्टडी किया और अगले 9 घंटों में एक नया नेविगेशन डेटा बना दिया, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। बहुत छोटी डेडलाइन थी और बहुत ही मुश्किल काम था। वो नेविगेशन डेटा अपलोड हुआ और हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर सुरक्षित आ पाए। उनके इस काम से जो सीनियर्स कल तक उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे थे, उनके इस काम से उनके सीनियर्स इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने मार्गरेट को पूरे नासा का सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। लेकिन मार्गरेट का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। ठीक 1 साल बाद उनका टैलेंट फिर काम आ गया। 1969 में अपोलो 11 मिशन, जो सबसे फेमस मिशन है जिसमें 2 लोग चांद पे गए थे, इस मिशन में बैठे हुए दोनों लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन दोनों चांद के बिल्कुल पास पहुंच ही चुके थे। तभी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। क्या हुआ कि जो कंप्यूटर्स थे उन पर ढेर सारे एरर कोड्स आने लगे। हुआ ये था कि रेडार स्विच गलत पोजीशन में आ गया था, जो कंप्यूटर्स के वर्क को ओवरलोड कर रहा था। लेकिन मार्गरेट को इस बात की भी पहले से ही भनक थी, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया था कि वो ज़्यादा ज़रूरी काम को प्रायोरिटी दे और ओवरलोड को ख़त्म करे। दरअसल ओवरलोड को ख़त्म करने का यही तरीका भी है। हम सभी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पर उस मिशन में इस चीज़ को अप्लाई करना, इस चीज़ को बना पाना बहुत ही मुश्किल था। और ये वैसा ही इंसान कर सकता था जिसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो, जिसकी एक्सपर्टीज़ लेवल बहुत हाई हो। तो मार्गरेट का बनाया हुआ कोड वहाँ भी काम आ गया और वो मून मिशन अंतिम पल में बंद होते होते रह गया और वो वापस एक्टिव हो गया। और हमारी ये दोनों जांबाज चांद पे पहुँच गए। दोनों ने धरती पर अमेरिका का नाम रोशन किया, नासा का नाम रोशन किया। इन दोनों का नाम हम सभी लोग जानते हैं। तो जैसे ही ये लोग चांद पर पहुँचे, मार्गरेट बहुत ही एक्साइटेड हो गई। एक्साइटेड होकर उन्होंने वो चिल्ला पड़ी कि देखो, हमने कर दिखाया, हम चांद पे पहुँच गए। तो इस तरह पुरुषों का जो ये सपना था चांद पर पहुँचने का, यह एक 32 साल की औरत के कारण पूरा हो गया। तो चांद पर जाना हो या फिर $400 बिलियन वाली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को शुरू करना, ये दोनों काम मार्गरेट हैमिल्टन के बिना इन दोनों कामों का हो पाना बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों, किसी भी खूबसूरत रात में जब आप उस सफ़ेद चांद को देखें और अपने स्मार्टफोन से उसकी तस्वीर लें, तो याद रखें कि उस चांद पर सबसे पहले पहुंचने और जिस अप्लायंस से आप तस्वीर ले रहे हैं, उस अप्लायंस की टेक्नोलॉजी के पीछे, उसको डेवलप करने के पीछे एक औरत का बहुत बड़ा हाथ है। एक ऐसी औरत का जो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पति की पढ़ाई के खर्चे उठाना चाहती थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बने। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ, कथा लोक में। तब तक के लिए गुड बाय।